अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर आफियत के साथ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बखैर होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आलमी हालात हादरा। आज की सबसे बड़ी खबर तो बांग्लादेश का इलेक्शन ही है। तो हम लोग भी रात में काफ़ी देर तक जगे रहे, लेकिन कुछ न्यूज़ ही नहीं आ रही थी रिज़ल्ट के ताल्लुक से। बहुत कोशिश कर रहे थे और शुरू में कुछ खबरें आई, लेकिन बाद में रुक गई, फिर मैं सो गया। तो ऐसा लगता है कि शुरू में जो है जमात इस्लामी आगे थी, लेकिन बाद में कुछ धांधली भी हुई है। और फिर जो है सुबह में देखा तो बीएनपी की जो है वाज़ेह जीत, लैंडस्लाइड विक्ट्री, यानी 299 में से 211, 212, यानी दो तिहाई अक्सरियत के साथ जीत। तो जमात इस्लामी ने अभी कबूल नहीं किया है और कह रहे हैं कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। और लेकिन इससे पहले बोल दिए थे कि जो भी रिजल्ट आएगा हम उसको मानेंगे। अब रिजल्ट में क्या धांधली हुई है नहीं हुई है, पाकिस्तान ही के ज़रा धांधली रात में किए हैं या किया है, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। हम लोग ज़्यादा बांग्लादेश के बारे में नहीं जानते हैं, तो इस लिहाज से मैं बता दिया। तो अब पूरी दुनिया से मुबारकबादी का पैगाम जो है तारिकुर रहमान, तारिक ज़िया को जो है वो मुबारकबादी का पैगाम आ रहा है। तो उसने कहा कि हम लोग कोई जश्न वशन नहीं मनाएंगे और आज जो है जुमा का दिन है, प्रेयर करेंगे, दुआ करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये बांग्लादेश का मामला समझिए कि एक लिहाज से सॉल्व हुआ। अब इंडिया के लिए मामला यह है कि एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, क्योंकि ये जो खालिदा ज़िया की जो पार्टी है बीएनपी, ये प्रो पाकिस्तान है और जमात इस्लामी तो है ही इस्लामी, और इंडिया को जो है सूट करता है वो शेख हसीना का जो है ग्रुप। तो वो तो इलेक्शन ही में नहीं है, इसलिए शेख हसीना तो बहुत नाराज़ थी कि कोई फ्री एंड फेयर नहीं है, कुछ नहीं है ये सब। लेकिन यह है कि इंडिया के लिए दो मुसीबत थी, जमात या फिर जो बीएनपी। तो उसमें जो है इंडिया का झुकाव जो है बीएनपी की तरफ था। तो अब यह है कि बीएनपी वाले जो है, इंडिया इतना बड़ा मुल्क है कि बिना इंडिया के तो काम नहीं चलने वाला है। तो अच्छे ताल्लुकात रखेंगे तो दोनों को फ़ायदा होगा, और नहीं रखेंगे तो दोनों का नुकसान होगा। तो ये समझ जाइए कि ग्रेटर गेम में भी ये बांग्लादेश आता चला जा रहा है। और ये समझ जाइए कि इसको भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, अमेरिका को भी। अमेरिका जो है उसकी फॉरेन पॉलिसी ये है कि चाइना को हम लोग मिस कर दिए और ये अजदहा बन गया, अब काबू में नहीं आ रहा है। इसी तरह से एक जो है और भी बड़ी आबादी वाला मुल्क इंडिया है, और जहां आबादी होगी वहां तरक्की होनी है। तो ये भी जो है कहीं हाथ से निकल ना जाए, तो इसको भी कंट्रोल में रखना है। तो इस लिहाज से जो है अमेरिका जो है थोड़ा पाकिस्तान को भी जो है लिवरेज दे के रखता है, और इधर से जो है वो समझिए कि बांग्लादेश को भी ये करता है, और म्यांमार में भी जो है वो समझिए कि अपना प्रेजेंस बना रहा है, और समझ जाइए कि थाईलैंड तो उसका है ही अपना। तो इस लिहाज से ये घेराबंदी की हुआ है कि बांग्लादेश में भी अपना जो है मिलिट्री अड्डा वगैरह हो जाए, म्यांमार में है ही, और थाईलैंड में भी हो जाए कौंसलेट के बहाने से। तो चाइना पे भी नज़र रखी जा सकती है और इंडिया पे भी। इस लिहाज से समझिए कि चौतरफा घेराव जो है चाइना और इंडिया का अमेरिका की जानिब से। तो इंडिया ये समझता है कि अमेरिका हमारा दोस्त है, लेकिन यह गलतफहमी है। इंडिया किसी का नहीं हुआ है, उससे जो है दुश्मनी आसान है, दोस्ती ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन देखिए मामला क्या होता है। और रियर अर्थ मिनरल का ख़जाना जो है वो म्यांमार के पास भी बहुत ज़्यादा है। तो इस लिहाज से यहाँ पे तो खाना जंगी है, 5 ग्रुप में लोग जो आपस में लड़ रहे हैं। तो अब उसमें यह है कि चाइना जो है कि चालाकी यह है कि 5 ग्रुप को फंडिंग करता है, और उससे एक ही मुतालबा करता है कि देखो फंडिंग करने का सिर्फ एक मकसद ये है, हम ये नहीं चाहते कि तुमको भी फंडिंग करे, तुम भी को भी फंडिंग करे कि तुम लोग आपस में लड़ो। हमारा बस ये एक मुतालबा ये है कि हमारे एसेट को नुकसान मत पहुंचाओ। इसी लिहाज से मैं सब पर एहसान कर रहा हूँ। तुम्हारे इलाके से गुजरे तो तुम छोड़ दो, तो तुम्हारे इलाके से गुजरे तो तुम छोड़ दो, तुम्हारे इलाके से गुजरे तो तुम छोड़ दो। तो इस वजह से सबको फंडिंग देता है, किसी को नाराज नहीं किया है।
और इंडिया के जो है म्यांमार के ताल्लुक से क्या पॉलिसी है, वो मणिपुर के मामले में आप देख ही लिए हैं कि ये सारा गुस्सा वगैरह जो मामला था वो म्यांमार को ही लेकर के था एक लिहाज से। तो इस लिहाज से यहाँ पर जो है कामयाब फॉरेन पॉलिसी नहीं चल रही है। और आप देखें नाक के नीचे बांग्लादेश में जो है शेख हसीना जो ऑल वेदर फ्रेंड थी इंडिया की, वो उसके जो तख्ता उलट दिया गया और इंडिया को पता ही नहीं चला। अब जो है चाहे जमात को कबूल करें या फिर जो है बीएनपी को कबूल करें, तो ये हमेशा से जो है इन दोनों की लड़ाई रहती है, बीएनपी की और अवामी लीग की। तो बीएनपी जो है पाकिस्तान सपोर्टर और अवामी लीग जो इंडिया सपोर्टर। तो अब जो है इंडिया को जो खुशी है कि चलो कम से कम जमात के मुकाबले में बीएनपी ही जीत जाए तो बहुत गनीमत है। जैसे आप देखेंगे कि पाकिस्तान और तालिबान की लड़ाई होती है तो इंडिया का ये रहता है कि तालिबान ही जीत जाए। तो अब ये मामला है। इसके बाद जो है रशिया यूक्रेन जंग की बात की जाए तो समझिए कि रशिया रुक ही नहीं रहा, बहुत ज़्यादा हमला कर रहा, बहुत ज़्यादा हमला कर रहा। यूक्रेन की हालत एकदम बिल्कुल ख़राब हो गई और ये लोग मदद पे मदद दिए जा रहे हैं, मदद पे मदद दिए जा रहे हैं, लेकिन अब ज़ेलेंस्की के जो है क़ुव्वत बर्दाश्त एक लिहाज से जवाब दे रही है, लेकिन करे तो करे क्या। इधर यूरोप में मैं आप लोगों को बताया था कि इमैनुअल मैक्रोन जो है और जर्मनी, इन दोनों में जो है मनमुटाव हो गया है और अमेरिका को लेकर के जो है बहुत ज़्यादा आपस में इन लोगों की तलखी हो रही है। तो उसके लिए कल ये लोग जो है मीटिंग करके बैठे थे ब्रसेल में कि भाई हमारे पास अब जो है दुश्मनों की कमी नहीं है, एक तरफ जो है रशिया है, एक तरफ चाइना है, एक तरफ अमेरिका है, तीनों से कैसे टैकल करना है, तो मिल बैठ करके गौर व फिक्र करो क्या करना है। तो कल ये लोग बैठे थे ब्रसेल में, तो उसमें जो है फिर इख्तलाफ सामने आ गया जो मैं आप लोगों को बताया था, उसमें और शिद्दत इख्तियार कर गई। फ्रांस एक तरफ था, लेकिन आप जानते हैं कि जर्मनी एक तरफ था। जॉर्जिया मेलोनी जो है वो तो जानते हैं प्रो ट्रम्प है, तो उधर है। और ये दोनों जो एक थे तो जर्मनी और फ्रांस में समझे मनमुटाव है, तो फ्रेडरिक मर्ज जो है वो इटली की तरफ हो गया है और ये दोनों जो है ट्रम्प की तरफ हो गए। अब फ्रांस का इमैनुअल मैक्रोन वो बेचारा तन्हा पड़ गया है। अब फ्रांस का कहना ये था कि देखिए हमारे दुश्मन बहुत हो गए और हम लोगों को अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा और किसी के सहारे रहना नहीं पड़ेगा। रशिया भी हमारा दुश्मन है और अमेरिका भी कोई दोस्त नहीं है, ग्रीनलैंड के मामले में देख चुके। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा कि अपने पाँव पे खड़ा होइए। तो खड़ा होने का मतलब क्या है बताएंगे कुछ? बताने के ये है कि हम लोग डिफेंस पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें। बहुत अच्छी बात है, ये तो डोनाल्ड ट्रम्प भी कहता है। नहीं, और सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें और ज़्यादा से ज़्यादा हथियार ख़रीदें। ठीक है, ये भी अच्छी बात है, डोनाल्ड ट्रम्प भी चाहता है, लेकिन असल मसला ये है, फ्रांस इमैनुअल मैक्रोन का कहना यह है कि अगर हमारा दुश्मन रशिया है, हमारा दुश्मन चाइना है, हमारा दुश्मन अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रम्प है, तो अगर हम डिफेंस पे खर्च करेंगे और उसके लिए हथियार खरीदेंगे तो हथियार अमेरिका से क्यों खरीदेंगे दुश्मन से? तो हम लोगों को हथियार खुद से जो खरीदना चाहिए, यानी यूरोपियन यूनियन वाले यूरोपीय ममालिक से हथियार खरीदें। क्या हम लोग फाइटर जेट नहीं बनाते हैं? कौन सा हथियार है जो हम लोग नहीं बनाते हैं? तो ये आप समझ लीजिए कि जो है यूरोप में बहुत बड़ी जो है, जिससे अमेरिका में जो है वेपन इंडस्ट्री है, वैसे ही जो है स्पेन, इसके पास भी, फ्रांस के पास भी वेपन इंडस्ट्री है। रफाल वगैरह तो बनाते ही हैं, स्वीडन वगैरह बना। इसका कहना यह है कि तो फिर हम बाहर से क्यों खरीदते हैं? अपने ही इंडस्ट्री को क्यों नहीं मजबूत करते हैं? अपने ही से यहाँ से क्यों नहीं हथियार खरीदते हैं? अब इसमें जर्मनी वगैरह को लगता है कि नहीं, अगर ये जो फैसला हो जाए कि खुद ही से खरीदेंगे तो फिर तो यकीनी बात है कि पहला ऑप्शन तो फ्रांस ही का आएगा, तो ये मोटा ताज़ा हो जाएगा। तो आपस की लड़ाई तो शदीद रहती है, दुश्मन तरक्की कर जाए लेकिन अपना भाई ना करे। तो इस लिहाज से जर्मनी करने ही नहीं, ऐसा नहीं है। और ये मुद्दा ऐसा है कि दूसरे ममालिक जो छोटे छोटे हैं, जिनके दरमियान राइवलरी नहीं है, उनको इमैनुअल मैक्रोन की बात बहुत अच्छी लग रही है कि अगर डोनाल्ड ट्रम्प हम लोग की इज्जत नहीं दे रहा है तो हमको भी उनको डिश करना चाहिए।
अगर वो हम लोगों को औकात दिखा रहा तो हमको भी कुछ बदले में जो है एक्शन लेना चाहिए। कुछ नहीं कर सकते तो उसका हथियार ही नहीं खरीदेंगे। जैसे कनाडा को अगर उसने डिच किया तो कनाडा ने जो F-35 को कैंसिल कर दिया कि नहीं कर दिया? इतनी भी हिम्मत नहीं क्या भाई कि इतना हम बोल दें कि तुमसे नहीं खरीदेंगे, हम अपने आप से खरीदेंगे। तो ये आपस में इन लोगों की लड़ाई चल रही है, देखिए कि क्या मामला होता है। इसके बाद बात की जाए कि बेंजामिन नेतन्याहू गया हुआ था, क्लोज डोर मीटिंग किया डोनाल्ड ट्रंप से, तो उसका क्या निकला? तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका बिल्कुल जो है गुलाम है इजराइल का। और जेफरी एप्स्टीन के मामले में जो है पूरा मामला वाज़ेह हो गया है कि ये किसी ना किसी तरह बंधा हुआ है। और जेफरी एप्स्टीन का मामला देखिएगा, तूल पकड़ेगा और कई ममालिक की हुकूमत को उलट देने वाला मामला है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है तो कि हमारा डील तो हो जाएगा, लेकिन फिर उसने एक और बहरी बेड़े की तैयारी का हुक्म दे दिया है। तो देखिए ईरान वाले भी तो तैयार हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के मामले में ऐसा नहीं लगता है कि वो मर्जी का मालिक है, बल्कि इजराइल का गुलाम है। उधर से जो ऑर्डर आएगा वही उसको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर फाइल दिखा देगा कि भाई देखिए हम जा रहे हैं इसको पब्लिक कर देने। तो मरता नहीं क्या ना करता वाला मामला लग रहा है। क्यूबा की बहुत हालत ख़राब है, एकदम ब्लॉकेड करके रख दिया है, ऑयल आने ही नहीं दिए जा रहा। और ऑयल पे आप जानते हैं कि हज़ारों चीज़ का जो डिपेंडेंस, यहाँ तक कि अब मदद का सामान भेजना पड़ रहा है इस सबको, मैक्सिको वगैरह को। रशिया ने भी ऐलान किया है कि हम ऑयल जो है मदद के तौर पर, ह्यूमैनिटेरियन एड के तौर पर भेजना चाह रहे हैं। उसको भी डोनाल्ड ट्रंप अलाउ करेगा या नहीं करेगा, गॉड नोस। तो ये मामला है। तो देखिए, तो ये चंद खबरें थी जो मैं सोचा आप लोग शेयर कर दूँ। फ्रांस में जो है तूफ़ान आ गया है, मेडागास्कर में भी तूफ़ान आ गया था। ये सब छोटी छोटी खबरें सब हैं, लेकिन असल खबर जो है वो बांग्लादेश से थी, जो मैं आप लोगों को बता दिया। और डॉलर को डिच करने का मामला बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। तो ये आप समझ जाइए कि किसी दिन भी जो है ये अमेरिकन अंपायर जो धड़ाम से जो है कोलैप्स करेगी, तो ये डॉलर ही वाला मामला आएगा। इतनी तेज़ी से इसकी तबाही तरफ मामला जा रहा है कि आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। डे बाय डे। और ये समझ जाइए कि शीश महल में है डॉलर, बैकिंग में कुछ नहीं है, सिर्फ डॉलर छापे जा रहा, छापे जा रहा। न सोना है न कुछ। कर्ज इतना हो गया कि खुद मार्को रूबियो कहता है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम लोग अदा कर पाए। 38 ट्रिलियन डॉलर जो है कर्ज कहाँ से अदा कर पाएंगे। तो अब ये है कि एक मरतबा गोल्ड को जो है इनकार किया तो लुढ़कने लगा था, तो पेट्रो डॉलर से जो उसको बांध दिया, तो जिसकी वजह से किसी तरह बच गया। अब जो है वो रेयर अर्थ मिनरल का मामला आ गया है, अब मैन्युफैक्चरिंग का मामला आ गया है। ये दोनों चीज़ें चाइना के पास है। तो अब चाइना अगर जो है ये लगा दे कि रेयर अर्थ मिनरल तो हम बेचेंगे, लेकिन हम डॉलर में नहीं बेचेंगे, युआन में बेचेंगे, लेना है तो लो नहीं तो जाओ। और इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग का आइटम अगर जो है चाइना ने रिस्क खेल दिया कि सारे ममालिक को अगर बोल दे कि हम डॉलर कबूल ही नहीं करेंगे, हमारे यहाँ से सामान ख़रीदना है तो आपको डॉलर के अलावा युआन में ख़रीदो, यूरो में ख़रीदो, किसी में ख़रीदो, डॉलर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दुश्मनी तो दुश्मनी से ही। तो फिर क्या मामला होगा आप अंदाज़ा कर लीजिए। यानी चाइना के आइटम की क्या अहमियत है कि एग्जाम्पल से अंदाज़ा लगाइए कि 2020 में गलवान वैली जो मामला हुआ था इंडिया चाइना में, इतनी शदीद दुश्मनी के बावजूद इंडिया जो है तिजारत को बंद नहीं कर सका चाइना से। यानी अच्छा से अच्छा मुल्क अफोर्ड ही नहीं कर सकता चाइना का आइटम को ब्लॉक करने का, क्योंकि वो इतना सस्ता और इतना अच्छा सामान फेंक देता है मार्केट में कि दूसरे जो है आते ही नहीं। थोड़ा सा एप्पल वगैरह अच्छा रहता तो देखिए उसकी कीमत कितनी रहती है। बेहतरीन लग्जरी गाड़ी जर्मनी वगैरह बनाता है, लेकिन उसकी कीमत ऐसी रहती है कि कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। उसी के आसपास चाइना जो है 10 गुना कम में बना देता है, ये मामला रहता है। तो इस लिहाज से जो है ये कभी भी आपको न्यूज़ आ जाएगी रियल अर्थ मिनरल के वजह से, या फिर चाइना ने ये अगर फैसला कर लिया, अभी वो तो समझिए कि लोन देने के बारे में तो ये फैसला कर चुका है
ये लोन जो भी देंगे तो हम या डॉलर में नहीं देंगे ना डॉलर में लेंगे, युआन में देंगे, युआन में लेंगे। लेकिन उसने अगर तिजारत का भी अगर बांध दिया, रेयर अर्थ मिनरल का भी कंडीशन लगा दिया, तो डोनाल्ड ट्रंप कहीं का नहीं रहेगा। देखिए क्या होता है, इस पर निगाह रखेंगे इंशाल्लाह। और आज मेरे लड़के का जो ख़तना है सैफुल इस्लाम का, तो उसको जैसे मैं बिज़ी रहूँगा और हो सकता है कि कल वीडियो ना आ पाए। अगर मामला ये रात में है, ख़तना शाम में, तो दुआ करें कि अच्छे से अंजाम पा जाए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।